हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जी के। और आज हम लोग साइंस का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। और ये पार्ट 5 है। कौन सा है? पार्ट 5 है। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु से बने 4 गिलासों में से गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग पेंट क्या होता है? समझ गए? और कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट अपरिष्कृत काला होगा। जिसका पेंट अपरिष्कृत क्या होगा? काला होगा। अब देखिए किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है। इसमें किरचॉफ्स लॉ नियम लागू होता है। किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि एक अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। मतलब कि गुड ऑब्जर्वर जो है वो क्या करता है, उसी वही जो है वो ज़्यादा बाहर की ओर उत्सर्जित करता है। समझ गए? अब देखिए यही कारण है कि मतलब काली और सफ़ेद वस्तु को समान टेम्परेचर तक अगर हम गर्म करते हैं और गर्म करके रख देते हैं तो काला वाला जो वस्तु होगा वो अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। जो काला वाला होगा वो क्या करेगा? अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। और अंधेरे में भी क्या होगा? काला रंग के जो वस्तु होगा वो अधिक चमकेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाला समय क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1 मिनट से अधिक लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा न्यूटन के कूलिंग नियम, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार होता है। समझ गए? बोलता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के विकिरण द्वारा उसका ऊष्मा क्षय होने का जो दर होता है उस वस्तु के और उसका टेम्परेचर में अंतर के कारण होता है। उसमें उसका टेम्परेचर के अंतर के कारण होता है। ऐसा न्यूटन के कूलिंग लॉ बोलते हैं या न्यूटन के शीतलन नियम बोलते हैं। समझ गए?
और इसी प्रक्रिया से क्या होता है कि बादलों वाली रात जो होता है और साफ आकाश वाला जो रात होता है उससे क्या होता है, ज़्यादा गर्म होता है बादलों वाली रात। समझ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर का प्रति परिस्थितित्र फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि जिससे वह संवहन धारा मतलब कनकरेंट, ठीक है, कन्वेक्शन कनकरेंट हो के समुचित प्रवाह के सारे सारे जो अंदर का भाग होगा उसको क्या कर सके, ठंडा कर सके। समझ गए? इसीलिए क्या करता है, इसको ऊपर की ओर लगाया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स जो है वो गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। क्या होता है? गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पारा हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। और पारा एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है? तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। क्या होता है? उसके बाद बढ़ता है। और जल का घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है, वो मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्यों? क्योंकि झील के तली पर जल नहीं जमा हुआ रहता है। समझ गया? जिसके कारण मछलियां क्या होता है, वो जिंदा रहता है। समझ गए? अब देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि झील के तली पर जल नहीं जमता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागज से ढक कर रखा जाता है, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि प्लेट पर लगा जो सिल्वर होता है वो क्या होता है कि ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है। समझ गए? अब वो काला कागज क्या होता है, उस प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, काला कागज से ढक देते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्लेट पर लगा सिल्वर रजत ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है। काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में आने नहीं देता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर को, नेचुरल रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कि जंतु चारकोल प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से होता है। किससे होता है? जंतुओं की हड्डियों से जलने से होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। अब देखिए किण्वन क्या होता है। तो किण्वन क्या होता है, बोलता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक जटिल पदार्थ यानी कि एंजाइम द्वारा सरल पदार्थ में परिवर्तित होता है, उसी को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। समझ गए? किण्वन कहते हैं।
इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरीनीकरण। क्या हो जाएगा? क्लोरीनीकरण हो जाएगा। अभी अभी बताएं कि क्लोरीनीकरण क्या होता है, कि अशुद्ध जल में जो क्लोरीन मिला के जल को शुद्ध कर देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरीनीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल। समझ गया? अब देखिए एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये सिरका में पाया जाता है। किसमें? विनेगर में। अब देखिए ऑप्शन डी क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ये टमाटर में पाया जाता है। किसमें? टमाटर में पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो ह्यूमन के स्टमक में पाया जाता है। किसमें? स्टमक में। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सिरका की प्राकृतिक अम्ल है क्योंकि इसमें होता है, तो इसमें होता है एसिटिक अम्ल होता है। अभी तुरंत बताएं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। समझ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनाफेज हो जाएगा। अब देखते हैं प्रोफेज क्या होता है। तो बोलता है कि प्रोफेज में कोशिका में विभाजन का जो स्टार्टिंग इसी अवस्था में होता है, प्रोफेज में होता है। समझ गए? अब देखिए क्रोमोटीन, क्रोमोटीन जो होता है वो जाल छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र बनाता है। छोटा और मोटा बनकर दोनों गुणसूत्र बनाता है। समझ गए? अब देखिए, अब मेटाफेज, मेटाफेज क्या होता है? तो मेटाफेज बोलता है कि ये एक तुर्क धागा यानी कि स्पिंडल फाइबर का जो निर्माण यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसका जो विभाजन होता है वो 2 से 10 मिनट का समय लगता है। 2 से 10 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन सी जो है वो टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है? यह प्रोफेज का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक और केंद्रिका स्पष्ट हो जाता है, और क्रोमोजोम क्या हो जाता है? इसमें पतला हो जाता है। अब देखिए स्पाइंडल फाइबर जो होता है वो नष्ट हो जाता है, और एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच कारक, आरएच फैक्टर के खोज करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लैंड स्टीनर और विनर हो जाएगा। आरएच फैक्टर 2 टाइप का होता है, एक आरएच फैक्टर पॉजिटिव होता है और एक आरएच फैक्टर नेगेटिव होता है। इंडिया में जितने भी लोग हैं उसका 97% आरएच फैक्टर पॉजिटिव पाया जाता है, और 3% लोग ऐसा है जिसका आरएच फैक्टर नेगेटिव है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वात्रिक रुधिरदाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त ग्रुप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल ब्लड डोनर के नाम से जानते हैं, और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड के नाम से जाना जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनका संतान जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप का संभव होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ओ भी होगा और ए बी भी होगा। समझ गया? चारों होगा इसमें से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग है जो, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न है। समझ गए? और कैल्शियम का रोग जो होता है, कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है कि हड्डी और दांत कमजोर होता है। क्या होता है? कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत कमजोर होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स ओ होता है। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें क्रोमोजोम की संख्या जो होता है वो 45 हो जाता है। क्या हो जाता है? 45 हो जाता है, यानी कि 44 और प्लस x0। समझ गए? ये होता है। अब देखिए इस ये होने के कारण क्या होता है कि फीमेल होता है। समझ गए? क्या होता है? फीमेल होता है, और इनका जो शरीर विकास नहीं कर पाता है, और इसमें स्तन ग्रंथि का अभाव हो जाता है,
और इसका आवाज़ क्या हो जाता है, मोटी हो जाता है और जनन क्षमता में इसका कमी हो जाता है, मतलब जनन क्षमता ये नहीं कर पाती है, समझ गए। एक होता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है, यानी कि 44 और प्लस डबल एक्स वाई हो जाएगा, डबल एक्स वाई हो जाएगा। और ये मेल यानी नर में होता है, इसमें मेल और नर में होता है, समझ गए। इसमें कुछ लक्षण जो होता है वो फीमेल के जैसा होता है, मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है कि स्तन ग्रंथि में विकास हो जाता है और आवाज़ जो है वो सुरीली हो जाता है। इसमें जनन क्षमता का क्या होता है, अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 प्लस एक्स होगा, समझ गए, 22 प्लस एक्स होगा। और ये जो जाइगोट होता है, ये जो जाइगोट होता है ये एक एन पे होता है, लेकिन अगर 2n पे करेंगे तो 2n पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 44 प्लस क्या हो जाएगा, डबल एक्स हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन है, एंटीजन है तो एंटीजन क्या है, तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त परिसंचरण, क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन, समझ गए।